Hi students, how are you? In this video, we are going to have a complete discussion on planning. बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं भाई प्लानिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिजनेस स्टडीज़ का और केस स्टडीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लानिंग इज़ द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। तो 5 फंक्शंस जो मैनेजमेंट के हैं उसमें शुरुआत होती है प्लानिंग से। तो व्हाट इज़ प्लानिंग फर्स्ट? Planning is deciding in advance what is to be done, how is to be done, when is to be done and by whom is to be done। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और किससे कराना है। It is the planning. Planning basically bridges the gap between where we are, where want to reach। हमें कहाँ पहुँचना है, क्या अचीव करना है और अभी हम कहाँ पे हैं। तो इसके बीच का जो गैप है वो प्लानिंग से फिल होता है, यानी कि प्लानिंग जो है इस गैप को ब्रिज करता है। तो बच्चों, प्लानिंग की बहुत सारी डेफिनेशंस जो हैं वो कई सारी बुक्स में अलग अलग हो सकती हैं, कई सिंपल डेफिनेशन भी हो सकती हैं। तो सबसे सिंपल डेफिनेशन जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इज़ टू बी डन, व्हेन इज़ टू बी डन, बाय हुम इज़ टू बी डन। और ये एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, हम जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो भाई कुछ मैनेजर्स या कुछ टीम के लोग बैठे हुए हैं जो प्लानिंग कर रहे हैं, है ना। तो ये प्लानिंग जो है, अगर मीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 2-4 मीनिंग्स यहाँ पे दिए हुए हैं। प्लानिंग इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस, जैसा कि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑलरेडी डिस्कस किया। सेकंड, इट इन्वॉल्व सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपिंग अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। तो प्लानिंग की शुरुआत ही बच्चों होती है ऑब्जेक्टिव सेट करने से, यानी कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं, वहाँ से प्लानिंग की शुरुआत हुई। और उसको अचीव करने के लिए जो वेरियस कोर्स ऑफ एक्शंस हम डिज़ाइन करते हैं, तो इट आल्सो इंक्लूडेड इन प्लानिंग। तो प्लान जो भी हमें बनाने होते हैं वो कुछ एक्टिविटीज़ को हम प्लान कर रहे हैं या कुछ टास्क प्लान कर रहे हैं विद इन गिवन टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो यानी कि कुछ पहले तो हमने एक ऑब्जेक्टिव डेवलप किया, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हमें परफॉर्म करनी है और हमारे पास क्या क्या अवेलेबल रिसोर्सेज हैं जिनको यूज़ करके हमें वो ऑब्जेक्टिव या हमें वो गोल अचीव करना है। तो ये आप बोल सकते हो भाई किससे रिलेटेड है, प्लानिंग से। तो अभी हम शुरुआत करते हैं बच्चों इम्पॉर्टेंसेस ऑफ प्लानिंग से। तो बेसिकली प्लानिंग की इम्पॉर्टेंसेस कौन कौन सी हैं। इम्पॉर्टेंस के ऊपर बच्चों कई बार केस स्टडीज़ पूछी गई हैं प्लानिंग में। और प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन इज़ द फर्स्ट इम्पॉर्टेंस। देन प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। Planning reduces wasteful activities. Planning promotes innovative ideas. Planning facilitates decision making. Planning establishes the standard for controlling। तो ये है इम्पॉर्टेंसेज ऑफ प्लानिंग। तो जो 6 इम्पॉर्टेंसेज प्लानिंग की हैं ये हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन से। तो एज भी नो बच्चों की प्लानिंग स्टार्ट्स विद सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग की शुरुआत कहाँ से होती है भाई, सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव से। तो जैसे ही हम प्लानिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो हमारा पहला स्टेप होता है सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव, कि हमें क्या अचीव करना है। अब एक बार वंस वी हैव डिसाइडेड द ऑब्जेक्टिव, कि एक बार हमने ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया तो पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को काम करने का डायरेक्शन मिल जाता है कि भाई हमें किस डायरेक्शन में काम करना है। फॉर एग्जांपल एक ऑटोमोबाइल कंपनी 2 लाख गाड़ियाँ बना के बेचने का प्लान कर रही है ना। एक ऑटोमोबाइल कंपनी है जिसने प्लान किया है, ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया है कि वो 2 लाख ऑफ कार्स को बनाएंगे और बेचेंगे। तो अभी पूरे ऑर्गेनाइजेशन को काम करने का डायरेक्शन मिल गया, वो इसी डायरेक्शन में काम करना स्टार्ट करेगा। मार्केटिंग डिपार्टमेंट विल स्टार्ट planning about how to sell and market the 2 lakh of cars. Production department also will start something planning about how to produce 2 lakh of cars। तो मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन का जैसे ही गोल डिज़ाइन किया गया, ऑब्जेक्टिव डिज़ाइन किया गया, तो पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को उस डायरेक्शन में, हर डिपार्टमेंट को उस डायरेक्शन में काम करने का मौका मिलेगा, ठीक है। सेकंड नंबर पे आते हैं प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। तो जब भी हम मैनेजर्स क्या करते हैं कि जब प्लान कर रहे होते हैं तो फ्यूचर में जो भी चेंजेस हैं उनको एडवांस में एंटिसिपेट करने की कोशिश करते हैं। यानी कि व्हेन मैनेजर्स डू स्टार्ट डूइंग प्लान या व्हेन मैनेजर्स स्टार्ट डूइंग प्लानिंग, तो दे स्टार्ट्स एंटिसिपेटिंग द फ्यूचर चेंजेस। फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं उसको एंटिसिपेट करने की कोशिश करते हैं। दे आल्सो स्टार्ट एंटिसिपेटिंग व्हाट काइंड ऑफ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इम्पैक्ट are going to be happened on business
ठीक है, फ्रॉम दीज एंटिसिपेटेड चेंजेस, यानी कि फ्यूचर में जो चेंजेस बदलाव होने वाले हैं उनका हमारे बिजनेस पे क्या क्या पॉजिटिव एज वेल एज़ क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जब हम ऑलरेडी इन चीज़ों को एडवांस में लेके चल रहे हैं कि फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस होंगे और उनका हमारे बिज़नेस पे क्या इम्पैक्ट होगा, तो उन इम्पैक्ट्स को कैसे टैकल करेंगे या कैसे उनसे होने वाले लॉसेस को एलिमिनेट करेंगे, या कोई भी ऐसी इवेंट जिसको हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, एलिमिनेट करने। हालांकि जो भी इवेंट्स या जो भी ठीक है चेंजेस होंगे वो हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल के बाहर हो, वो एलिमिनेट ना कर पाए, बट एक कोर्स ऑफ एक्शन, एक प्लान ऑफ एक्शन डिज़ाइन किया जा सकता है कि जो भी फ्यूचर में एंटिसिपेटेड चेंजेस हैं उनसे होने वाले लॉसेस को आप कैसे मिनिमाइज़ करें या उनसे होने वाले इफ़ेक्ट्स को कैसे कम से कम किया जाए। थर्ड नंबर पे बात करते हैं प्लानिंग रिड्यूसेस द ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। तो बच्चों प्लानिंग में हम क्या कर रहे हैं, प्लानिंग जो है जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में हम डिपार्टमेंट्स क्रिएट करते हैं, डिपार्टमेंट्स क्रिएट करने के बाद में इंडिविजुअल्स में और ग्रुप्स में एक्टिविटीज़ को डिवाइड कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो ओवरलैपिंग या जो बेसफुल एक्टिविटीज़ के चांसेस हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, उनके माइंड में कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। एक बार ऑर्गेनाइजेशन ने, हेड ऑफिस ने अपना ऑब्जेक्टिव डिज़ाइन किया तो उस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो अपने डिपार्टमेंटल प्लान्स को डिज़ाइन करेंगे। तो इससे क्या होगा कि एक डायरेक्शन मिला है काम करने का, आपस में कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ कम होगी और वेस्टफुल ऑफ एक्टिविटीज़ के चांसेस मिनिमाइज होंगे। फोर्थ नंबर पे बात करते हैं, फोर्थ इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लानिंग इज़ प्लानिंग प्रोमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। सिंस प्लानिंग इज़ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, प्लानिंग में क्या हो रहा है बच्चों, मैनेजर्स आपस में डिस्कशंस कर रहे हैं, है ना, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं या कोई डिसीजन लेना है जिसके ऊपर डिस्कशंस किए जा रहे हैं। तो बाई मेकिंग द प्लानिंग या ड्यूरिंग द प्लानिंग प्रोसेस some managers may come with innovative ideas, some innovative ideas of solving a new problem या some new idea of solving या doing a work with a better way, है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे कोई प्लानिंग प्रोसेस के दौरान कुछ मैनेजर्स जो हैं कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ के थ्रू आ सकते हैं। हो सकता है इवन वर्कर्स से भी अगर आप एडवाइस करें कि भाई किसी काम को करना है और प्लानिंग करते टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो हो सकता है कुछ वर्कर्स भी जो है वो सजेस्ट करें कि ये आइडिया जो है ज़्यादा अच्छा काम करेगा एग्जिस्टिंग आइडिया से, यानी कि कुछ न्यू आइडियाज़ या कुछ क्रिएटिविटीज़ जो है वो फाइंड आउट हो सकती हैं, कुछ नए तरीके फाइंड आउट हो सकते हैं किसी काम को करने के, जिससे प्रोडक्शन की या जिससे जो भी मार्केटिंग के प्रोसेस की कॉस्ट को मिनिमाइज़ किया जा सकता है। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे बात करेंगे प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। तो प्लानिंग इज़ ऑल अबाउट टू टेक डिसीजंस। बच्चों हम क्या करते हैं, प्लानिंग में हर स्टेप पे डिसीजन ले रहे होते हैं, है ना। वंस भी डिसाइडेड है, ठीक है, वंस भी हैव डिसाइडेड सम ऑब्जेक्टिव्स, तो ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स को अचीव करने के लिए हमें हर जगह पे अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस में से एक कोर्स ऑफ एक्शन को सेलेक्ट करना होता है। तो प्लानिंग में हम क्या कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। वी आर हैविंग टू और मोर ऑप्शंस, आउट ऑफ दीज टू और मोर अल्टरनेटिव्स हमें एक या दो अल्टरनेटिव्स को सेलेक्ट करना होता है। तो सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव आउट ऑफ मैनी अवेलेबल अल्टरनेटिव इज बेसिकली कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। और एट प्लानिंग वी हैड टू मेक डिसीजन मेकिंग एट एवरी स्टेप। प्लानिंग में हमें हर स्टेप पे डिसीजन लेने होते हैं। प्लानिंग प्रोवाइड्स स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। तो बच्चों प्लानिंग हमें जो है ना कंट्रोलिंग के स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करता है। हम प्लानिंग में एडवांस में डिसाइड करते हैं व्हाट वी हैव टू अचीव। फॉर एग्जांपल एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, उसने डिज़ाइन किया, ऑब्जेक्टिव डिज़ाइन किया कि पूरे साल में 2 लाख गाड़ियाँ बनानी है और बेचनी है। अब साल के एंड में कंपनी जो है अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करेगी कि क्या कंपनी ने वो 2 लाख ऑफ कार्स बना पाई या नहीं बना पाई, है ना। तो अगर ये प्लान ना किया गया होता कि भाई 2 लाख गाड़ियाँ बनानी है, तो एक्चुअल परफॉर्मेंस को आपको कंपेयर करने के लिए कोई भी यार्डस्टिक यानी कि कोई भी पैमाना अवेलेबल नहीं था। तो प्लान्स हमें क्या देते हैं, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं जिसके अगेंस्ट हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को ठीक है आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम कंपेयर करते हैं। जैसे बच्चों हम किसी कंपनी ने प्रोडक्शन का बजट बनाया है ना, या सेल्स बजट बनाया है कि किस मंथ में कितनी सेल करेंगे या किस मंथ में कितना प्रोडक्शन करेंगे। तो ये तो फ्यूचर की बात हो गई। अभी वो टाइम पीरियड जब आएगा, वो मंथ्स जब पास ऑन होंगे, तो एक्चुअल सेल्स को या एक्चुअल प्रोडक्शन को प्लान्ड सेल्स एंड प्लान्ड प्रोडक्शन से कंपेयर किया जाएगा कि क्या
अचीवमेंट्स हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो प्लानिंग इज़ मस्ट फॉर कंट्रोलिंग, विदाउट प्लानिंग कंट्रोलिंग मे नॉट बी पॉसिबल। तो ये थे बच्चों इम्पोर्टेंसेस ऑफ प्लानिंग, जो डिटेल में भी हमने डिस्कस किए। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग में शुरुआत होती है, हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, गोल डिसाइड करते हैं, जिससे पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को काम करने का डायरेक्शन मिलता है। प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। प्लानिंग में जब भी मैनेजर प्लान बना रहे हैं फ्यूचर के, तो फ्यूचर में होने वाले चेंजेस को या फ्यूचर में आने वाले चैलेंजेस को एंटिसिपेट कर रहे हैं, तो उन चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए अल्टरनेटिव प्लान्स भी बनाए जा रहे हैं, तो जिससे फ्यूचर में अनसर्टेनिटीज़ के चांसेस कम हो जाते हैं, रिस्क मिनिमाइज होता है। प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। प्लानिंग में हम पूरे के पूरे काम को लोगों में डिवाइड कर रहे हैं, डिपार्टमेंट्स में काम डिवाइड कर रहे हैं। एक मेन प्लान बनाया है जो हेड ऑफिस ने बनाया है, उसको ध्यान में रखते हुए अदर ठीक है डिपार्टमेंटल प्लान्स और रूटीन प्लान्स बनाए गए हैं हर लेवल पे। तो इससे चांसेस ओवरलैपिंग के काफ़ी हद तक कम होते हैं, टीम में कोऑर्डिनेशन की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ेंगी और टीम में ड्यूटीज़ को लेके कन्फ्यूज़न का और कॉन्फ्लिक्ट्स का चांसेस कम होगा। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। सिंस प्लानिंग इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, तो प्लानिंग के साथ जब मैनेजर्स प्लानिंग करेंगे तो कुछ न्यू आइडियाज़ और न्यू इनोवेशंस या न्यू आइडियाज़ या न्यू वेज ऑफ डूइंग वर्क जो है वो ऑटोमेटिक सर्च किए जा सकते हैं। बिकॉज डिस्कशंस जब भी हम करते हैं किसी प्रॉब्लम पे, तो पीपल हु आर इन्वॉल्व इन द डिस्कशंस दे मे कम अप विद द न्यू आइडियाज़ या इनोवेटिव आइडियाज़। देन प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में हमें हर स्टेप पर डिसीजन लेना होता है कि आउट ऑफ मैनी अवेलेबल कोर्स ऑफ एक्शंस विच कोर्स ऑफ एक्शन इज़ टू बी सेलेक्टेड टू अचीव ए ऑब्जेक्टिव। नाउ 6.1 इज़ प्लानिंग एस्टैब्लिशेस द स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग में हम जो भी ऑब्जेक्टिव्स या जो भी गोल्स या बजट्स या प्रोग्राम्स बना रहे हैं, तो आगे चल के हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करने के लिए एक यार्डस्टिक्स का काम करेंगे, जिसके अगेंस्ट हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे। अभी बच्चों आता है फीचर्स ऑफ प्लानिंग। बेटा प्लानिंग चैप्टर में इम्पॉर्टेंसेस ऑफ प्लानिंग और फीचर्स ऑफ प्लानिंग दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दोनों से कई बार केस स्टडीज़ पूछी गई हैं और कई बार डायरेक्ट भी इन पे क्वेश्चंस आए हैं। तो प्लानिंग की फीचर्स क्या क्या हैं? सबसे पहले प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग इज़ ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग इज़ परवेसिव। प्लानिंग इज़ ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। प्लानिंग इज़ ऑलवेज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग इज़ ए मेंटल एक्सरसाइज। तो ये 6 जो कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स हैं प्लानिंग के, इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टार्ट विद प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। तो बच्चों ऑल द प्लान्स आर मेड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग की शुरुआत कहाँ से होती है? ऑब्जेक्टिव से। मैंने भी एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम कर रही है और कंपनी ने अपना ऑब्जेक्टिव सेट किया है कि कमिंग अकाउंटिंग ईयर में 2 लाख ऑफ कार्स का प्रोडक्शन करना है और सेल करनी है। तो ये प्लान किसने बनाया? टॉप लेवल ने, टू प्रोड्यूस 2 लाख ऑफ कार्स एंड टू सेल 2 लाख ऑफ कार्स। अभी इस मेन प्लान को ध्यान में रखते हुए जितने भी अदर डिपार्टमेंट्स हैं वो अपने अपने सपोर्टिव प्लान्स बनाएंगे। तो यहाँ पे प्लानिंग फोकस कहाँ कर रही है? प्लानिंग में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनका फोकस कहाँ पे है? टू अचीव दी ऑर्गेनाइजेशनल गोल। दूसरे तरीके से अगर हम समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले प्लानिंग की शुरुआत होती है प्रिपरेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव से। यानी कि सबसे पहले हम प्लानिंग में डिसाइड करते हैं व्हाट इज़ टू बी डन। यानी कि अगर एक कंपनी ने डिसाइड किया है कि भाई 2 लाख कार्स बनानी है, तो इट इज़ व्हाट इज़ टू बी डन। नाउ कमिंग टू हाउ इज़ टू बी डन। अब बनानी कैसे है, कैसे बेचनी है ना। व्हेन इज़ टू बी डन, शेड्यूल क्या होगा, कब, किस मंथ में या किस क्वार्टर में कितनी सेल्स या कितना प्रोडक्शन किया जाएगा। बाई होम इज़ टू बी डन, किन किन लोगों की हमारे को ज़रूरत पड़ने वाली है, पर्सनल्स को कितनी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, कितने लोगों का रिक्रूटमेंट्स करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। यानी कि प्लानिंग की स्टार्टिंग शुरुआत कहाँ से हो रही है? ऑब्जेक्टिव से। और फिर फोकस कहाँ पे है? उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का है। यानी प्लानिंग स्टार्ट्स विद सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग की शुरुआत हुई है ऑब्जेक्टिव को सेट करने से, तो फोकस कहाँ पे है? ऑब्जेक्टिव पे। अब आगे के जितने भी प्लान्स बनाए जा रहे हैं वो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बनाए जा रहे हैं, चाहे वो पॉलिसी हो, चाहे रूल्स हो, चाहे स्ट्रेटजी हो, ठीक है, चाहे बजट हो, चाहे प्रोग्राम्स हो। तो सबसे पहले प्लानिंग की शुरुआत कहाँ से हो रही है? फोकसिंग ऑन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव से। देन ऑल अदर प्लान्स आर प्रिपेयर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। तो प्लानिंग इज़ ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले जब मैनेजमेंट के
ठीक है, मैनेजमेंट की शुरुआत होगी, यानी कि जब हम मैनेजमेंट की स्टार्टिंग करते हैं तो मैनेजमेंट स्टार्ट्स विथ प्लानिंग। पहले डिटेल्ड प्लान बनाए जाते हैं, मेन प्लान, फिर सपोर्टिंग प्लान और रूटीन प्लान बनाए जाते हैं। उसके बाद में बाकी के सारे फंक्शंस पे हम काम करना स्टार्ट करते हैं। यानी कि सबसे पहले मैनेजमेंट का जो पहला फंक्शन है प्लानिंग, उससे शुरुआत किया, पहले प्लानिंग की। फिर प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, फिजिकल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड फिनेंशियल रिसोर्सेज। उनको अरेंज करना, उनके बीच में इस्टेब्लिश करना रिलेशनशिप्स को, इज़ बेसिकली व्हाट ऑर्गेनाइजिंग। आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग हमने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्रिएट किया। अब हमारे पास में हमें मैन पावर का रिक्रूटमेंट, सिलेक्शंस करने पड़ेंगे, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। अब लोग आके बैठ गए, भाई काम होना है, बाकी अभी काम स्टार्ट तो हुआ नहीं, तो उसके लिए हमें डायरेक्टिंग यानी कि इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर्स एंड गाइडेंसेस देनी पड़ेंगी। और फिर काम हो रहा है प्रॉपर या नहीं हो रहा है प्लानिंग के अकॉर्डिंगली, तो उसको चेक करने के लिए हमें कंट्रोलिंग को एक्सरसाइज करना पड़ेगा। बट बच्चों शुरुआत कहाँ से हो रही है? शुरुआत हो रही है पहले प्लानिंग से, ठीक है। दैट्स वाई प्लानिंग इज सेड टू बी द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इज बेस फॉर ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, है ना। अगर प्लानिंग हमारी राइट है, सही है, तो ऑल अदर फंक्शंस हम एग्जैक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट अगर एक बार प्लानिंग ही गड़बड़ हो गई, और प्लानिंग सारे फंक्शंस का बेस है, तो बाकी के सारे फंक्शंस को मे बी हम सही से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अगर प्लानिंग रॉन्ग हुई तो मे बी ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग का हमें फ़ायदा ना मिले। नेक्स्ट कमिंग टू प्लानिंग इज़ परवेसिव। तो बच्चों प्लान्स आर मेड एट एवरी लेवल, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो, चाहे वो लोअर लेवल हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉप लेवल ही प्लान बनाते हैं। अब नाउ द क्वेश्चन इज, अगर प्लानिंग परवेसिव है, हर लेवल पे प्लानिंग हो रही है, तो टॉप लेवल क्या करता है, मिडिल लेवल क्या करता है, लोअर लेवल क्या करता है? तो बच्चों टॉप लेवल पे जो प्लान बनाए जाते हैं ना, वो मेन प्लान बनाए जाते हैं, है ना। मेन प्लान्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर प्रिपेयर्ड बाय टॉप लेवल, है ना। सेकंड लेवल पे अगर हम बात करें तो आता है हमारा मिडिल लेवल। अभी मिडिल लेवल पे जो प्लान बनाए जाते हैं वो होते हैं डिपार्टमेंटल प्लान्स, है ना, विच आर आल्सो सेड टू बी द डेवलपमेंट प्लान्स। तो टॉप लेवल कौन से प्लान्स बना रहे हैं? टॉप लेवल इज प्रिपेयरिंग मेन प्लान, मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मिडिल लेवल इज प्रिपेयरिंग द सपोर्टिंग प्लान विच आर आल्सो कॉल्ड डिपार्टमेंटल प्लान। फिर डिपार्टमेंटल प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए लोअर लेवल पे रूटीन प्लान्स बनाए जा रहे हैं, है ना। तो एक सिंपल सी सिचुएशन अगर हम ले लें कि एक कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, जिसने ये ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया है कि कमिंग अकाउंटिंग ईयर में 10 लाख टीवी सेट्स बनाने हैं भाई। तो ये टॉप लेवल ने डिसाइड कर दिया 10 लाख टीवी सेट बनाने हैं और बेचने हैं। अब मिडिल लेवल पे सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट विल प्लान हाउ टू मार्केट दी, ठीक है, 10 लाख ऑफ टीवी सेट्स। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट विल स्टार्ट प्लानिंग हाउ टू प्रोड्यूस दी 10 लाख ऑफ टीवी सेट्स, है ना। नाउ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट आल्सो स्टार्ट प्लानिंग हाउ मच मैन पावर यानी कि एम्प्लॉयज़ विल बी रिक्वायर्ड टू मार्केट, टू प्रोड्यूस एंड मार्केट दी 10 लाख ऑफ टीवी सेट्स, है ना। रिसर्च एंड टैबलेट डेवलपमेंट प्लान विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दी टेक्नोलॉजी। तो क्या हो रहा है कि पहले मेन टॉप लेवल ने अपने प्लान को बनाया, उसके बाद उस प्लान को माइंड में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए मिडिल लेवल पे प्लान्स बनाए गए। फिर जो लोअर लेवल है वो अपने अपने डिपार्टमेंटल प्लान्स को ध्यान में रखते हुए सपोर्ट्स में रूटीन प्लान बनाना डिज़ाइन करेगा, है ना। देन कमिंग टू प्लानिंग इज़ ए कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। तो बच्चों क्या होता है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग लगातार चलती है। एक प्लान बनाया गया, शुरुआत हुई ऑब्जेक्टिव से, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बाकी के प्लान बनाए गए, लाइक पॉलिसी, स्ट्रैटेजी, अदर्स प्लान, है ना। तो ये जो प्लान ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए बनाए गए, एक प्लान का ऑब्जेक्टिव या गोल अगर अचीव हो जाता है तो उसके बाद में ऐसा तो है नहीं वो लास्ट प्लान था, उसके बाद एक और कुछ बाकी और भी प्लान्स बनाए जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि प्लानिंग कॉन्टीन्यूस प्रोसेस क्यों है, तो पहले नंबर पे तो प्लानिंग कॉन्टीन्यूस प्रोसेस इसलिए है क्योंकि एक प्लान जैसे ही अचीव होगा, है ना, तो उसके बाद कॉन्टीन्यूसली दूसरे प्लान्स बनाए जाएंगे। दूसरी बात अगर हम करें कि प्लानिंग साइकिल जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती, है ना। प्लानिंग साइकिल रिमेन कॉन्टीन्यूस। प्लान आपने बनाया है कोई भी, उसको फ्रेम किया, उसको इम्प्लीमेंट किया, और उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसके सपोर्ट में अदर प्लान्स भी बनाए जाते हैं, है ना। जैसे मैंने ऑब्जेक्टिव अगर अचीव करना है तो ऑब्जेक्टिव के सपोर्ट में हमारे को अदर प्लान्स भी बनाने पड़ेंगे, जैसे हमारी क्या पॉलिसी होगी, क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या प्रोसीजर होगा, क्या मेथड होगा, है ना। सो दैट्स वाई द प्लानिंग इज़ ए कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस बच्चों। उसके बाद बात करेंगे अगर हम, प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक। तो एज वी नो प्लान्स आर नेवर प्रिपेयर्ड फॉर द पास्ट, ठीक है, फॉर
अचीवमेंट ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स प्लान्स आर प्रिपेयर्ड, है ना। प्लान्स हम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमें बहुत सारे गोल्स अचीव करने हैं और ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं, और ये गोल और ऑब्जेक्टिव पास्ट के तो हैं नहीं, प्रेजेंट के तो हैं नहीं, ये कब के हैं? फ्यूचर के हैं भाई। तो प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर, फ्यूचर में हमारे को क्या अचीवमेंट्स करने हैं, क्या टास्क या वर्क परफॉर्म करने हैं, तो उसके लिए हम प्लान करते हैं। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। अगर हमारे पास में कोई अल्टरनेटिव्स ना हो, कोई ऑप्शंस ना हो, तो फिर प्लानिंग की ज़रूरत ही नहीं है। यानी कि प्लानिंग की ज़रूरत ही तभी पड़ती है जब हमारे पास में बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, उसमें से कुछ एक एक्टिविटीज़ और अल्टरनेटिव्स का हमें सिलेक्शन करना होता है ना। अगर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा मेथड्स अवेलेबल हैं तो हमें एक मेथड सेलेक्ट करना पड़ेगा। कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव होगा और प्रोडक्टिव होगा, उस मेथड को हम सेलेक्ट करेंगे। अगर हमारे पास मार्केटिंग के 2 या 2 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं तो हमें एक कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या 2 कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सेलेक्ट करने पड़ेंगे, जिससे हम अपने गुड्स की अकॉर्डिंगली नेचर ऑफ द गुड्स एंड नेचर ऑफ मार्केट हम गुड्स की मार्केटिंग कर सकें। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग है। एट एवरी स्टेप देयर इज अ डिसीजन मेकिंग इन प्लानिंग, यानी कि वी आर हैविंग 2 और मोर अल्टरनेटिव्स टू बी सिलेक्टेड, आउट ऑफ विच वी आर गोइंग टू सेलेक्ट बेस्ट वन अल्टरनेटिव या फ्यू अल्टरनेटिव्स विच विल बेसिकली अकॉम्प्लिश द अचीवमेंट ऑफ आवर ऑब्जेक्टिव, है ना। देन कमिंग टू प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। तो बच्चों प्लानिंग जो है वो एक लॉजिकल और सिस्टमैटिक एक्सरसाइज है, यानी कि प्लानिंग इन्वॉल्व लॉजिकल थिंकिंग, सिस्टमैटिक थिंकिंग। हम किसी प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं और हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है या किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कोई मेथड या कोई प्रोसीजर्स हमारे को सेलेक्ट करना है, तो हमें उस पर लॉजिकली काम करना पड़ेगा। हमें बहुत सारे अल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करना पड़ेगा, यानी कि हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा अल्टरनेटिव्स हैं, उनको इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि विच अल्टरनेटिव्स विल इन्वॉल्व लीस्ट कॉस्ट एंड मैक्सिमम बेनिफिट्स। उसके बाद में हमारे को कुछ अल्टरनेटिव्स में से 1 या 2 अल्टरनेटिव्स को सेलेक्ट करके इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। यानी कि प्लानिंग में हम लॉजिकली काम कर रहे हैं, सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रहे हैं। इसमें गैस वर्क नहीं हो रहा कि हमने हेड या टेल किया उसके बाद में एक अल्टरनेटिव सेलेक्ट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन के अगर हमें 2 या 2 से ज़्यादा मेथड्स हमारे पास हैं तो उसमें से प्रोडक्शन का वो मेथड हम सेलेक्ट करेंगे जो लीस्ट कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो, यानी कि जो हाईली कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो और जिसकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा हो। अभी ये मेथड हमारे को जो है ना स्लिप एक्सरसाइज से तो नहीं मिलने वाला कि भाई हमने पर्ची बनाई 3-4 मेथड की, उसमें से एक मेथड की पर्ची सेलेक्ट कर ली गैस वर्क के साथ में और उसको उठा के इम्प्लीमेंट कर दिया ना। हमें चारों मेथड्स की प्रॉपर एनालिसिस करनी पड़ेगी, उनके पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को स्टडी करना पड़ेगा, तभी हम क्या करेंगे एक बेस्ट मेथड सेलेक्ट कर पाएंगे। तो दीज वर दी बेसिकली व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। तो बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग क्या क्या हो गए? प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग की शुरुआत ही होती है ऑब्जेक्टिव बनाने से, फिर उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, गोल्स को अचीव करने के लिए अदर प्लान्स लाइक प्रोसीजर्स, मेथड्स, प्रोग्राम्स, बजट्स वगैरह बनाए जाएंगे। प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का, बेसिक फंक्शन है। सक्सेस ऑफ ऑल अदर फंक्शंस डिपेंड ऑन प्लानिंग। प्लानिंग इज़ ए परवेसिव फंक्शन, प्लानिंग परवेसिव फंक्शन है। प्लानिंग इज़ डन एट ऑल लेवल, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। टॉप लेवल प्रिपेयर्स मेन प्लान, मिडिल लेवल प्रिपेयर्स डिपार्टमेंटल प्लान्स, लोअर लेवल डू प्रिपेयर्स सपोर्टिव यानी कि रूटीन प्लान्स। प्लानिंग इज़ ए कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। हम प्लान बनाते हैं, गोल्स बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। एक बार एक प्लान या गोल या ऑब्जेक्टिव अगर अचीव हो गया है तो उसके बाद में हम दूसरी प्लानिंग स्टार्ट कर देते हैं, और एक प्लान के सपोर्ट में कई सारे प्लान बनाते रहते हैं, इसीलिए प्लानिंग इज़ ए कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। तो प्लानिंग इज़ ए कॉन्टीन्यूस प्रोसेस में हमारे को 2 चीज़ें बच्चों हाईलाइट करनी है, ध्यान रखना। पहले नंबर पे ठीक है, वंस ए प्लान इज़ अचीव्ड या वंस ए ऑब्जेक्टिव इज़ अचीव्ड बी स्टार्ट्स मेकिंग द अदर प्लान्स, यानी कि अदर ऑब्जेक्टिव्स, अदर गोल्स, है ना। तो दैट्स वाई प्लानिंग इज सेड टू बी द कॉन्टीन्यूअस। और एक बार हमने एक प्लान बनाया है तो उसको सपोर्ट में अचीव करने के लिए उसके सपोर्ट में हम और भी प्लान्स बनाते हैं। दैट्स वाई प्लानिंग इज़ ए कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस, है ना। तो इस पर मैंने थोड़ा सा हाईलाइट किया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक। प्लान्स आर नेवर मेड फॉर द पास्ट। प्लान्स बच्चों कब के बनाए जाते हैं? फ्यूचर के हैं। प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में हर स्टेप पे डिसीजन मेकिंग है। अगर हमारे पास एक ही अल्टरनेटिव हो तो हमें कोई भी प्लान करने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि हमें पता है हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो हमें वही अल्टरनेटिव फॉलो करना है, मजबूरी है भाई। प्लानिंग इज़ ए मेंटल एक्सरसाइज। तो जब भी हम किसी प्रॉब्लम पे डिस्कस कर रहे हैं, कोई डिसीजन मेकिंग करनी है या कोई सिचुएशन है जहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं, तो हमें लॉजिकली और सिस्टमेटिक थिंकिंग के साथ में
ठीक है, प्लानिंग करनी होती है। प्लानिंग कभी भी गैस वर्क से नहीं होती। अभी मैंने प्रोडक्शन मेथड को सिलेक्ट करने वाला एग्जांपल दिया। अभी बच्चों इसके बाद आते हैं लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग पे। देयर आर 6 लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। प्लानिंग may not work in dynamic environment. Planning reduces the creativity. Planning involve huge cost. Planning is a time consuming process. Planning does not guarantee success. तो अभी लिमिटेशंस की अगर बात करें तो प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। तो बच्चों प्लान्स कौन बनाते हैं? सुपीरियर्स। हु प्रिपेयर्स द प्लान? सुपीरियर्स। एंड सबॉर्डिनेट हैज़ टू फॉलो दीज प्लान्स। क्योंकि प्लान कौन बना रहे हैं? सुपीरियर्स बना रहे हैं, मैनेजर्स बना रहे हैं। और मैनेजर्स के बनाए हुए इन प्लान्स को कौन फॉलो करेगा? सबॉर्डिनेट्स। तो समहाउ कई बार सिचुएशंस चेंज हो जाती हैं और जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो इस पोजीशन में नहीं होते हैं कि वो मैनेजर्स के बनाए हुए इन प्लान्स में चेंजेस कर सकें, डिपेंडिंग ऑन दी चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इन्वायरमेंट। एक सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक सेल्समैन है, अब उसका टूर प्लान बना के दिया है उसके मैनेजर ने। अभी एक दिन उसने मान लीजिए लोकल की बजाय आउट स्टेशन के सिटी में किसी टाउन में विज़िट करनी है, यानी कि शहर से बाहर जाना है, किसी दूसरे टाउन में उसकी विज़िट है। और बाई चांस अभी प्लान किसने बना के दिया है? उसके मैनेजर ने, कि भाई तेरे को इस दिन यहाँ पे जाना है, इस दिन यहाँ पे जाना है, यानी कि उसका टूर प्लान उसके मैनेजर ने बना के दे दिया। अब अगर उस दिन मॉर्निंग में बारिश हो जाती है, ठीक है, तो भी उसने वहाँ पे जाना है। हो सकता है डिज़ायर्ड रिज़ल्ट ना मिले उस दिन वहाँ पे जाने से, बट वो चेंजेस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये प्लान कहाँ से बन के आया है? ऊपर से। उसके कंट्रोल में नहीं है या उसकी अथॉरिटी में नहीं है कि वो अपने हिसाब से इन प्लान्स में चेंजेस करे। तो दिस इज़ हाउ प्लान्स लीड्स टू रिजिडिटी, है ना। तो प्लान्स जो हैं वो कौन बनाता है यहाँ पे? सुपीरियर्स। लिमिटेशंस को बच्चों बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि लिमिटेशंस पे केस स्टडीज़ ज़्यादा आती हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस कम आते हैं, है ना। एक कुछ केस स्टडी आपको एग्जाम में दी जाएगी और उस पर पूछा जा सकता है विच लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग इज बीइंग डिस्कस्ड इन दिस केस, है ना। तो प्लानिंग, हाउ प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। प्लान्स आर प्रिपेयर बाय द सुपीरियर, सबॉर्डिनेट्स हैज़ टू एग्जीक्यूट या इम्प्लीमेंट दीज प्लान्स, है ना। तो समटाइम्स सिचुएशन में चेंज या इन्वायरमेंट में चेंज, बट सबॉर्डिनेट्स मे नॉट बी इन ए पोजिशन टू चेंज देयर प्लान्स। ओके, उसके बाद में आते हैं प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। तो बच्चों क्या होता है कि प्लान्स जो हैं कई बार डिपेंडिंग ऑन द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन बिजनेस इन्वायरमेंट हो सकता है काम ना कर पाएँ, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, प्लानिंग इज़ बेस्ड ऑन एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर हैपनिंग्स। हम कोई भी प्लान बना रहे हैं तो हम इस बेसिस पे बना रहे हैं कि फ्यूचर में क्या होगा। अब क्योंकि इन्वायरमेंट कैसा है? डायनेमिक हो सकता है कल को इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे चेंजेस हो जाएं जिनकी वजह से हमारा प्लान जो है वो काम ना करे, यानी कि फ्यूचर में जो सिचुएशंस हो उन सिचुएशंस में हो सकता है हमारा काम ना करें। अब प्लानिंग जो है कैन नॉट फोर्स इन द फ्यूचर। जब हम प्लान कर रहे हैं तो हम फ्यूचर तो देख नहीं है, फ्यूचर में क्या होगा या क्या नहीं होगा। एक सिंपल सी सिचुएशन ले, कोविड आया भाई, तो अचानक जो है अगर देखा गया तो 10 से 15 दिन के अंदर जो है वो काफ़ी सारी सिचुएशंस चेंज हुई। अचानक कोविड आया था 2020 में, और फरवरी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फ़ैब में किसी बच्चे ने सोचा था क्या कि इतनी लंबी छुट्टी होंगी, इतनी लंबी छुट्टियां हो जाएंगी स्कूल्स की, या किसी कंपनी ने सोचा था क्या कि उसके प्रोडक्शन को अचानक बंद करना पड़ेगा। अब जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज थी उन्होंने अपने सेल्स प्लान बना के रखे हुए थे, लोगों ने अपने शादियां प्लान की हुई थी, किसी ने मई में, किसी में जून में। बट सडनली व्हाट हैपेंड, इन्वायरमेंट में अचानक एक ऐसा चेंज हुआ कि सारे के सारे प्लान धरे रह गए। तो ये मैंने बहुत बड़ा एग्जांपल दिया है आपको कोविड का, कि कोविड में कैसे एक डायनेमिक इन्वायरमेंट के चलते जो प्लान्स थे वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाए, है ना। यानी कि प्लान्स में या तो चेंजेस करने पड़े या उनको डिस्कार्ड करना पड़ा। डिस्कार्ड का मतलब ख़त्म करना पड़ गया। तो अब यहाँ पे प्लान में नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट बड़ा सिंपल है भाई, कि क्योंकि इन्वायरमेंट को आप एंटिसिपेट कर नहीं सकते, है ना। यानी कि आप एक्यूरेटली में भी कह सकते हैं 100% एंटिसिपेट नहीं कर सकते। प्रिडिक्शंस लगा सकते हैं कि भाई कल को क्या हो सकता है, उन प्रिडिक्शंस के हिसाब से आप अपने फ्यूचर के प्लान्स बनाते हो। अब फ्यूचर में अगर कुछ सिचुएशंस ऐसी चेंज हो जाती हैं तो आपको अपने प्लान में उसके अकॉर्डिंगली चेंज करने पड़ेंगे, है ना। नेक्स्ट कमिंग टू प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। तो बच्चों हु प्रिपेयर्स द प्लान, एज आई, ठीक है, एज आई सेड, मैनेजर्स।
तो मैनेजर्स डू प्रिपेयर द प्लान, सबॉर्डिनेट हैज़ टू फॉलो दीज प्लान्स ब्लाइंडली, ठीक है। तो सम हाउ इन सम ऑर्गेनाइजेशंस या इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, तो मैनेजर्स क्योंकि प्लान बना के दे रहे हैं और सबॉर्डिनेट्स को उन प्लान्स को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, तो दे यूजली बिकम द सिंपली द फॉलोअर्स ऑफ द प्लान, है ना। दे स्टार्ट थिंकिंग, दे स्टार्ट, ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग देयर ओन आइडियाज़, देयर ओन सजेशंस। तो व्हाट दे डू, दे सिंपली डू फॉलो वट एवर प्लान इज़ बीइंग मेड बाय द मैनेजर्स। तो उनकी जो सोचने की जो क्रिएटिविटी है वो कम हो जाती है, वो अपने हिसाब से नई चीज़ों को सोचना और इम्प्लीमेंट करना बंद कर देते हैं। नाउ कमिंग टू प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। अब प्लानिंग की कॉस्ट बहुत हाई है भाई। प्लानिंग की कॉस्ट हाई क्यों है? इसके दो कारण मेन हैं। पहले नंबर पे तो जब भी हम प्लान करते हैं, है ना, जब भी हम प्लान करते हैं तो प्लानिंग में हमें क्या करना होता है, कई बार कुछ एक्सपर्ट्स के सजेशंस लेने पड़ते हैं, है ना। मान लीजिए एक कंपनी है, अपने प्लांट का आउटलेट प्लान कर रही है, प्लांट का आउटलेट प्लान कर रही है, या एक कंपनी अपने कुछ प्रोडक्ट की फिजिबिलिटी स्टडी करना चाहती है कि इन प्रोजेक्ट्स को मार्केट में लॉन्च करें या ना करें, या इन प्रोजेक्ट्स पे काम किया जाए या ना किया जाए। दैट कंपनी में हैव टू, ठीक है, टेक सर्विसेज ऑफ सम एक्सपर्ट्स। हो सकता है कि नहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की सर्विसेज लेनी पड़े, हो सकता है किसी लॉ कंसल्टिंग फर्म की सर्विसेज लेनी पड़ जाए, और ये सर्विसेज फ्री दो मिले, फ्री में तो मिलने वाली है नहीं, इनके लिए आपको पेमेंट्स करने पड़ेंगे, तो एक कॉस्ट बढ़ गई। सेकंड नंबर पे कई बार प्लानिंग कॉस्टली क्यों होती है कि क्योंकि कई बार जब हम प्लान्स करते हैं तो हमें डेटा चाहिए होता है। डेटा मीन्स इन्फॉर्मेशन। तो उस इन्फॉर्मेशन को के लिए हमारे को सर्वे कराने पड़ते हैं, मार्केट में रिसर्च करानी पड़ती है, और जो बड़ी एक्सपेंसिव होती है ना। तो दो ऐसे कारण मैंने अभी आपको बताया जिससे प्लानिंग की कॉस्ट बढ़ जाती है। पहला नंबर पे, जब वाइल प्रिपेयरिंग दी प्लान, ठीक है, बी मे हैव ओपिनियंस ऑफ सम एक्सपर्ट्स एंड दीज एक्सपर्ट्स में बी हाईली पेड। इन एक्सपर्ट्स को हो सकता है बड़ा पेमेंट किया जाए, जिसकी वजह से प्लानिंग की कॉस्ट बढ़ गई। सेकंड नंबर पे, प्लानिंग इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ डाटा एंड फॉर कलेक्शन ऑफ डाटा आल्सो इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, है ना। तो दैट्स वाई प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। नेक्स्ट कमिंग टू प्लानिंग इज़ ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो अभी प्लानिंग का एक इम्पॉर्टेंस बच्चों हमने पढ़ा है। प्लानिंग इज़ ए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। प्लानिंग में क्या हो रहा है, डिसीजंस लिए जा रहे हैं, और डिसीजन लेने के लिए हमारे पास में दो या दो से ज़्यादा अल्टरनेटिव्स होंगे। अब उन अल्टरनेटिव्स में से क्या आप रैंडमली कोई भी अल्टरनेटिव सेलेक्ट करोगे? तो आंसर इज़ व्हाट, नो। आपको सारे अल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, और अल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए क्या चाहिए, टाइम, है ना। तो एक कंपनी है, उसके पास में 3 मशीन्स का प्रपोजल है। मशीन फर्स्ट यूज़ करें, मशीन सेकंड लगाएं, या मशीन थर्ड। अब तीनों मशीन्स की कॉस्ट शीट इवैल्यूएट करनी पड़ेगी, उसके जितने भी पॉसिबल पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव जो भी, ठीक है, पॉइंट्स हैं, उनको स्टडी करना पड़ेगा, तब किसी एक मशीन को सेलेक्ट किया जाएगा। यानी कि अब टाइम क्यों लग रहा है भाई? क्योंकि हमें जो भी अल्टरनेटिव्स हैं उनको इवैल्यूएट करना पड़ रहा है, उनको एनालाइज करना पड़ रहा है, तभी हम डिसीजन ले पा रहे हैं प्लानिंग में। तो इसीलिए प्लानिंग इज़ ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। बच्चों, मैनेजर्स की हैबिट होती है कि वो प्री टेस्टेड प्लान पे ज़्यादा रिलाई करते हैं, यानी कि एक ऐसा प्लान जो पास्ट में अच्छा काम कर चुका है उस पर उनका बिलीव ज़्यादा होता है, और वो फ्यूचर में भी उसी को ट्राई करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि एनवायरनमेंट में चेंजेस हो चुके हैं, तो हो सकता है जो प्लान पहले इतना अच्छा रिज़ल्ट दे चुका है वो इस साल इतना अच्छा रिज़ल्ट ना दे, है ना। तो हो सकता है एक कंपनी है, मान लेते हैं, तो उसने एग्रेसिव सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया था, लास्ट ईयर सेल अच्छी हुई। अब हो सकता है सेम प्लान इस बार काम ना करे, इस बार कंपटीशन और ज़्यादा हो सकता है पहले से कम हो गया हो। तो मतलब बड़ा सिंपल है कि भाई प्रीवियस ईयर्स में जो प्लान सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किए गए, जिनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिला, कोई ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट ईयर में वही प्लान एग्जैक्टली वैसे ही काम करेंगे। हो सकता है कोई पॉलिसी या कोई रूल या कोई प्रोसीजर या कोई मेथड जो पास्ट में बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे के गया है, इस बार फ्यूचर में उतना अच्छा रिज़ल्ट ना दे, क्योंकि तब वो पहले बनाए गए थे या फर्स्ट टाइम जब वो प्लान्स इम्प्लीमेंट किए गए थे तो इन्वायरमेंट कुछ और था, और आज की डेट में इन्वायरमेंट कुछ और है। ठीक है बच्चों, तो ये अभी हम लोगों ने 3 चीज़ें डिस्कस की हैं, यहाँ पे 3 टॉपिक्स को कवर किया। पहले नंबर पे इम्पॉर्टेंसेस ऑफ प्लानिंग, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग, एंड अभी जो रिसेंटली अभी डिस्कस किया
वो था लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद आते हैं प्लानिंग प्रोसेस पे। तो बच्चों जब भी एग्जाम्स में आप प्लानिंग प्रोसेस लिखोगे तो लाइक वाइज ये फ्लो चार्ट जैसे यहाँ पे बना हुआ है, तो आपको बिल्कुल ऐसे डायग्राम एक बनाना है ना। इससे आपका प्रेजेंटेशन थोड़ा सा एग्जाम में इफेक्टिव होगा। और प्लानिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, मे बी इस बार के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लानिंग प्रोसेस बिगिंस विद सेटिंग अप द ऑब्जेक्टिव। तो प्लानिंग प्रोसेस बच्चों कहाँ से स्टार्ट होते हैं? सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव से प्लानिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अब प्लानिंग प्रोसेस सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट हुआ है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है? वो एंड पॉइंट है जो एक फर्म अचीव करना चाहती है। द एंड पॉइंट विच ए फर्म वांट टू अचीव इज़ बेसिकली व्हाट? ऑब्जेक्टिव, है ना। अब ऑब्जेक्टिव, कोई कंपनी 2 लाख कार बनाना चाहती है, ये भी ऑब्जेक्टिव है। एक कंपनी 1000 नए रिटेल आउटलेट्स ओपन करना चाहती है कमिंग अकाउंटिंग ईयर में, ये भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है। कंपनी अपने सेल्स प्रमोशन को बढ़ा के, ठीक है, या कॉस्ट को रिड्यूस करके 2% तक कम करना चाहती है कॉस्ट को, ये भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो ऑब्जेक्टिव्स जनरली क्या होते हैं? डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ द फर्म ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग हो सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बट ऑब्जेक्टिव्स का एक जो मेन कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, दैट मस्ट बी, ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी स्मार्ट। हाउ द ऑब्जेक्टिव शुड बी बच्चों? स्मार्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स कैसे होने चाहिए? स्मार्ट होने चाहिए, है ना। ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए? स्मार्ट होने चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव्स स्मार्ट होना चाहिए, इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब ये है एस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक। मैंने भी डिस्कस किया ऑब्जेक्टिव्स कैसे होने चाहिए, स्मार्ट होने चाहिए, विच मीन्स SMART। एस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक। ऑब्जेक्टिव्स जो भी हैं वो स्पेसिफिक होने चाहिए। स्पेसिफिक मतलब एकदम क्लियर। देयर शुड नॉट बी एनी वेग और कन्फ्यूजन इन दी ऑब्जेक्टिव्स। दिस मस्ट, ठीक है, दिस शुड बी मेजरेबल, जिनको क्वांटिफाई किया जा सके, नापा जा सके, है ना। जैसे कंपनी 2 लाख गाड़ियाँ बनाना चाहेगी, या कंपनी 2 लाख गाड़ियाँ बनाएगी बाय द एंड ऑफ 2024-25। तो ये मेजरेबल है। 2 लाख ऑफ कार्स, अचीवेबल। ऑब्जेक्टिव्स ऐसे हों जो कंपनी के रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए बनाए जाएं, जिनको अचीव करना पॉसिबल हो। ऐसे ऑब्जेक्टिव्स ना बनाए जाएं जो कैपेसिटी के बियॉन्ड हों, है ना। आर स्टैंड फॉर तो एस स्टैंड फॉर स्मार्ट, स्मार्ट। एस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक, एम स्टैंड फॉर मेजरेबल, ए स्टैंड फॉर अचीवेबल, आर स्टैंड फॉर रियलिस्टिक। ऑब्जेक्टिव्स रियल होने चाहिए, है ना। मतलब एग्जीग्रेटेड ऑब्जेक्टिव्स ना हो, बियॉन्ड द कैपेसिटी ना हो, जिनको अचीव करना पॉसिबल ना हो। और लास्ट में टाइमली फ्रेम्ड। ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी टाइमली फ्रेम्ड, यानी कि विद इन द टाइम फ्रेम, है ना। कोई कंपनी 2 लाख कार्स बनाएगी, ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है, बट 2 लाख कार कब तक बनाएगी? क्या ये अगले 2 साल में बनाने हैं या 3 साल में बनाने हैं, है ना। तो ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी स्मार्ट। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई प्लानिंग प्रोसेस की बच्चों? ऑब्जेक्टिव से। दो ऑब्जेक्टिव्स का मतलब एंड पॉइंट विच ए फर्म वांट टू अचीव। अब इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, ठीक है, अगला काम क्या करना पड़ेगा? डेवलपिंग प्लानिंग प्रोमिसेस। बच्चों ऑब्जेक्टिव्स कब के हैं? फ्यूचर के। क्या फ्यूचर में मार्केट कंडीशन सेम होगी जो आज है? नो। आज एक कंपनी डिसाइड कर रही है कि नेक्स्ट ईयर जो है वो 2 लाख कार्स बनानी है और बेचनी है, यानी कि बाय द एंड ऑफ 24-25 कंपनी ने ऑब्जेक्टिव बनाया हुआ है कि 2 लाख गाड़ियाँ बना के बेचना है। बट आज तो नहीं बेचना, नेक्स्ट ईयर बेचना है। तो नेक्स्ट ईयर मार्केट कंडीशंस में चेंजेस होंगे। तो फ्यूचर की जो मार्केट कंडीशंस में जो चेंजेस होने वाले हैं उनको एंटिसिपेट करना, उनको फोरकास्ट करना क्या कहलाता है? डेवलपिंग प्रीमाइसेस, है ना। तो डेवलपिंग प्रीमाइसेस मीन्स मेकिंग द फोरकास्ट ऑफ फ्यूचर मार्केट कंडीशंस। फ्यूचर की मार्केट कंडीशंस को फोरकास्ट करना क्या कहलाता है? डेवलपिंग प्रीमाइसेस, ठीक है। तो एक कंपनी है वो 2 लाख कार्स बनाएगी बाय द एंड ऑफ 2024-25। अब उसके लिए प्रीमाइसेस डेवलप किए जाएंगे, यानी कि फ्यूचर में क्या क्या मार्केट कंडीशंस हो सकती हैं, कंपटीशन बढ़ेगा या कम होगा, कौन सी कार का ज़्यादा स्कोप होगा, इलेक्ट्रिक कार्स का, डीजल या पेट्रोल, है ना। कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी या नए प्लेयर्स मार्केट में आ सकते हैं। तो ये जो फ्यूचर की मार्केट कंडीशंस को हम एडवांस में प्रेडिक्ट कर रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं, फोरकास्ट कर रहे हैं ना, तो इसको हम बोल सकते हैं डेवलपिंग प्रीमाइसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है प्लानिंग का, जिसके ऊपर अलग से कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं बच्चों, है ना। नेक्स्ट द थर्ड स्टेप इज़ आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अभी जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल लिया, कंपनी ने मान लीजिए 2 लाख कार्स बनानी है, तो ये एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है लास्ट ईयर जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया गया था उससे 20% इस साल ज़्यादा है ना। मे बी कंपनी ने लास्ट ईयर 1,60,000
1000 कार्स को बेचा था, बनाया था और बेचा था, और इस साल का टारगेट डिसाइड किया गया 2 लाख कार्स बनाना है और बेचना है। तो 20% या मे बी 25% टारगेट्स बढ़ा दिया गया। यानी कि कंपनी ने इस साल सेल्स को बढ़ाने का कितना टारगेट रखा हुआ है? 25%। अभी 25% जो टारगेट्स बढ़ाने हैं, सेल्स बढ़ानी है, तो उसके लिए कौन कौन से अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस यूज़ किए जा सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी सोच सकती है, पहला अल्टरनेटिव हो सकता है भाई एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन बढ़ा दो। नंबर 2, न्यू मार्केट्स में एंट्री करेंगे, यानी कि कुछ ऐसे कंट्रीज़ जहाँ पे कंपनी के एक्सपोर्ट्स पहले नहीं थे, अब वहाँ पे फोकस किया जाएगा और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाएगा। थर्ड ऑप्शन कंपनी का हो सकता है कुछ पुराने कार के सक्सेसफुल जो मॉडल्स हैं उनके नए वेरिएंट्स को लॉन्च किया जाए, जैसे मारुति करती है भाई, है ना, नो विटारा ग्रैंड या स्विफ्ट डिज़ायर का कुछ नया एडवांस मॉडल लेके आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से जो ठीक है एडवांस मॉडल्स हैं, यानी कि जो नए वर्जन्स हैं सक्सेसफुल मॉडल्स के, उनको रीलॉन्च किया जा सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इंक्रीज़ किया जा सकता है, यानी कि नए रिटेल आउटलेट्स ओपन किए जा सकते हैं, जिससे कंपनी की सेल बढ़ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक टारगेट अचीव करना है कि भाई लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल कार की सेल्स को 25% बढ़ाना है, ये ऑब्जेक्टिव है। प्रीमाइसेस डेवलप किए गए कि फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, कंपटीशन का लेवल क्या होगा फ्यूचर में, नए प्लेयर्स कौन कौन से आएंगे मार्केट में, नई टेक्नोलॉजी क्या होगी, कौन सी कार के कौन कौन से फीचर्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, है ना। देन आफ्टर अब अल्टरनेटिव्स को लिस्टिंग किया जा रहा है कि भाई कौन कौन से डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हैं जिनके थ्रू ये टारगेट अचीव किया जा सकता है। जैसे मैंने कुछ एक अल्टरनेटिव्स यहाँ पे सजेस्ट किए, ठीक है, जैसे एडवर्टाइजिंग प्रमोशंस इंक्रीज़ करें, न्यू मार्केट्स में एंट्री की जाए, नए कार के मॉडल्स को लॉन्च किया जाए, पुराने सक्सेसफुल मॉडल्स को रीलॉन्च किया जाए, 0% फाइनेंस पे काम किया जाए, रिटेल नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो ये कुछ एक ऐसे लिस्टिंग है अल्टरनेटिव्स हैं जो यूज़ कर सकती है कंपनी। अब ये सारे के सारे ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे अल्टरनेटिव्स को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब हो सकता है ये इस तरीके से 8 से 10 अल्टरनेटिव्स हमने डिज़ाइन कर लिए, क्या ये सारे अल्टरनेटिव्स कंपनी इम्प्लीमेंट कर सकती है? तो आंसर इज़ नो, रेयर पॉसिबिलिटीज़ आर देयर, है ना। सारे अल्टरनेटिव्स अप्लाई करना मे बी पॉसिबल ना हो, तो कंपनी क्या करेगी, इन सारे अल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करेगी। नाउ द क्वेश्चन इज कि कौन से अल्टरनेटिव्स को इम्प्लीमेंट किया जाएगा भाई, तो कौन से अल्टरनेटिव्स को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इसके लिए इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इवैल्यूएशन। हर अल्टरनेटिव के पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को स्टडी किया जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि कौन से अल्टरनेटिव्स का सिलेक्शन किया जाएगा, तो वो अल्टरनेटिव को या उन अल्टरनेटिव्स को सिलेक्ट किया जाएगा जिनकी कॉस्ट लीस्ट है और बेनिफिट्स मैक्सिमम है, यानी कि ऐसे अल्टरनेटिव्स जो मैक्सिमम बेनिफिट देंगे हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में, मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करेंगे, और जिनकी कॉस्ट मिनिमम होगी, उन अल्टरनेटिव्स को सिलेक्ट किया जाएगा। तो आफ्टर स्टडिंग द पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ईच अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, है ना, जो हमने अल्टरनेटिव्स कोर्स ऑफ एक्शन की लिस्टिंग की है उसमें से कुछ अल्टरनेटिव्स को सिलेक्ट किया जाएगा। देन आफ्टर क्या होगा बच्चों, उन अल्टरनेटिव्स को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, है ना। सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव को हमने सेलेक्ट किया आफ्टर इवैल्यूएशन। उसके बाद इम्प्लीमेंटिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव्स, यानी कि जो बेस्ट अल्टरनेटिव है या बेस्ट ठीक है कुछ बेटर अल्टरनेटिव्स हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन में ध्यान रखा जाएगा कि भाई उसके लिए भी प्लान हो कि हाउ टू इम्प्लीमेंट दीज एंड ठीक अल्टरनेटिव्स, यानी कि उनके लिए भी सपोर्टिंग प्लान अलग से बनाने हैं। इसीलिए प्लानिंग इज़ ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। एक अल्टरनेटिव अगर हमने कोर्स ऑफ एक्शन अगर अप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल हमें नई मार्केट में एंटर करना है, तो नई मार्केट में एंटर करने के लिए भी डिफरेंट प्लान्स बनाए जाएंगे, है ना। तो इसीलिए प्लानिंग इज़ ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में डिस्कस कर रहा था, एक प्लान के सपोर्ट में कई प्लान बना रहे हैं आप। देन द लास्ट स्टेप ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस कम्स टू फॉलो अप एक्शन। बच्चों ठीक है, हमने इम्प्लीमेंट्स किए सारे के सारे अल्टरनेटिव्स जो सेलेक्ट किए थे। अभी इम्प्लीमेंटेशन के बाद में फॉलोअप करना है। फॉलोअप करना है कि भाई जो ऑब्जेक्टिव अचीव करना था, है ना, उसके लिए हमने बहुत सारे प्लानिंग प्रीमाइसेस डेवलप किए, फिर कई सारे अल्टरनेटिव्स की लिस्टिंग भी की। लिस्टिंग करने के बाद में कुछ बेटर अल्टरनेटिव्स को हमने सेलेक्ट किया। इवैल्यूएशन के बाद सिलेक्शन किया अल्टरनेटिव्स का। अब जब अल्टरनेटिव्स को हमने इम्प्लीमेंट किया है तो क्या सेल बढ़ी, क्या प्रोडक्शन बढ़ा, सेल बढ़ी, रेवेन्यूज़ बढ़ रहे हैं, विच इज़ सिंपली गॉट फॉलो अप एक्शन। फॉलो अप एक्शन बेसिकली इज़ व्हाट वी आर मॉनिटरिंग द रिजल्ट्स या आउटकम्स ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान।
हमने जो प्लान को इम्प्लीमेंट किया है उसके आउटकम्स या उसके रिजल्ट्स को हम मॉनिटर करते हैं, है ना, विच इज़ कॉल्ड फॉलो अप ऑफ एक्शन। इट इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। तो बच्चों 2024-25 के लिए, ठीक है, कंपनी ने ऑब्जेक्टिव जो अचीव किया था वो तो इस तरीके से अचीव होगा, बट फिलहाल 2023-24 के लिए प्लानिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आप प्लानिंग प्रोसेस पे एक केस स्टडी आ सकती है, जहाँ पे एक केस स्टडी में प्लानिंग प्रोसेस के कुछ स्टेप्स को डिस्कस किया जा सकता है। उससे पहले वाले या उससे बाद वाले आपको स्टेप्स हो सकता है पूछ दिए जाएं, ठीक है। तो आपको फोकस करना है प्लानिंग प्रोसेस पे। उसके बाद आता है बच्चों टाइप्स ऑफ प्लान, इसको जल्दी से निपटाएंगे। टाइप्स ऑफ प्लान, दो टाइप के प्लान्स होते हैं, सिंगल यूज़ प्लान्स और स्टैंडिंग प्लान्स। तो बच्चों सिंगल यूज़ प्लान वो होते हैं जो स्पेसिफिक सिचुएशंस के लिए बनाए गए, जिनको एक ही बार यूज़ किया जाएगा, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में एक बार यूज़ करेंगे, जिनको हम वन टाइम प्लान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वन टाइम प्लान। दीज प्लान्स आर डेवलप्ड फॉर डीलिंग स्पेसिफिक सिचुएशन। एक स्पेसिफिक सिचुएशन को डील करने के लिए इन प्लान को बनाया गया है। वंस दिस सिचुएशन इज़ ओवर, जैसे ही ये सिचुएशन ओवर हो जाएगी, इन प्लान को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, है ना। तो वन टाइम प्लान, सिंगल यूज़ प्लान कौन से प्लान हैं? जो किसी स्पेसिफिक सिचुएशन को डील करने के लिए बनाए गए। जैसे ही वो सिचुएशन ओवर होगी, उस इन प्लान्स को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, ठीक है। ये प्लान बार बार यूज़ नहीं किए जाते हैं। बार बार जो प्लान्स यूज़ किए जाते हैं वो कौन से प्लान होते हैं? स्टैंडिंग प्लान्स। तो स्टैंडिंग प्लान्स आर आल्सो कॉल्ड रिपीटेटिव प्लान्स, जिनको हम बार बार यूज़ करेंगे। दीज प्लान्स आर बेसिकली प्रिपेयर्ड फॉर रूटीन सिचुएशंस, यानी कि रूटीन सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए हमें ये प्लान बनाए जाते हैं, हमने ये प्लान बनाए हैं। ये वो प्लान हैं जिनको हम बार बार यूज़ किए जाएंगे। रूटीन सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए प्लान बनाए गए हैं। ये प्लान टाइम टू टाइम इस्तेमाल किए जाएंगे, बार बार यूज़ किए जाएंगे, है ना। तो अब प्लान्स के एग्जांपल्स क्या होंगे? अगर हम सिंगल यूज़ प्लान की बात करें तो बजट हो गया, एक ही बार यूज़ होगा। प्रोग्राम एक ही बार यूज़ होगा, है ना। ट्रेनिंग प्रोग्राम एक बार बनाया गया है तो उस ट्रेनिंग प्रोग्राम का यूज़ एक ही ट्रेनिंग में होगा, ये नहीं कि अगले साल वही ट्रेनिंग प्रोग्राम फिर से अप्लाई कर दिया। बजट बनाया गया प्रोडक्शन का, तो जो 2022-23 का प्रोडक्शन बजट है तो वो 2024-25 में तो काम में आना नहीं है भाई, तो डिस्कार्ड कर दिया जाएगा सिंपली। अब इसके बाद में आते हैं स्टैंडिंग प्लान्स पे। पॉलिसीज़, रूल्स, प्रोसीजर्स, मेथड्स। तो ये कैसे प्लान है? स्टैंडिंग प्लान। मेथड रोज़ रोज़ चेंज नहीं होते, प्रोसीजर्स रोज़ रोज़ चेंज नहीं होते, है ना। तो पॉलिसी हो गया आपका, रूल्स हो गए, रूल्स भी रोज़ रोज़ चेंज नहीं होंगे, बार बार एक बार रूल बनेगा उसको रोज़ रोज़ फॉलो करना है भाई, है ना। तो ये कैसे प्लान हो गए? स्टैंडिंग प्लान हो गए, जो रिपीटेटिव सिचुएशन के लिए बनाए गए, है ना, बार बार इस्तेमाल होंगे। अब इसके बाद वन बाई वन अगर हम डिस्कस करेंगे प्लान्स को, तो पहले नंबर पे आता है ऑब्जेक्टिव। बट बच्चों ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटजी ये ना तो सिंगल यूज़ प्लान है और ना ही स्टैंडिंग है, बी केयरफुल, ठीक है। नाइदर दीज आर दी ऑब्जेक्टिव्स, नाइदर दीज आर दी सिंगल यूज़ प्लान्स, नाइदर दीज आर दी स्टैंडिंग प्लान्स, यानी कि रिपीटेटिव प्लान्स। ऑब्जेक्टिव्स आर दी एंड पॉइंट्स विच ए फर्म वांट टू अचीव। अभी जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं ऑब्जेक्टिव्स कैसे होने चाहिए, स्मार्ट, है ना, ठीक है। अभी मैंने बताया था स्मार्ट, एस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइमली फ्रेम्ड, है ना। ऑब्जेक्टिव्स आर दी एंड पॉइंट विच ए फर्म वांट टू अचीव। ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए बाकी के प्लान बनाए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू प्रिपेयर ऑल अदर प्लान्स। ऑब्जेक्टिव क्या देता है बच्चों? डायरेक्शन देता है कि प्लान को उन्हीं बाकी के प्लान्स उसी डायरेक्शन में बनाए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू स्ट्रैटजी। तो स्ट्रैटजी इज़ ए कॉम्प्रहेंसिव प्लान बेसिकली, है ना। तो स्ट्रैटजी में क्या है कि भाई सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर रहे हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव हमने डिसाइड किया है, स्ट्रेटजी में ध्यान रखना है क्या डिसाइड करते हैं? ऑब्जेक्टिव्स। फिर उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए रिसोर्सेज का एलोकेशन किया जा रहा है ना। फिर उसके बाद में बहुत सारे सपोर्टिंग प्लान्स बनाए जा रहे हैं जिससे उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। तो स्ट्रेटजी इज़ बेसिकली व्हाट, एक कॉम्प्रहेंसिव प्लान जो अलग अलग सिचुएशंस में डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन बनाए जाते हैं। जैसे एक यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैनेजर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर ए न्यू स्ट्रेटजी which is called internal strategy when some strategies are prepared, ठीक है, to deal the competitors, then these are called external strategies। strategies की अगर हम बात करें तो ये दो टाइप के हो गए। इंटरनल strategies, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की किसी सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए कोई स्ट्रेटजी अगर प्रिपेयर की जा रही है तो वो इंटरनल स्ट्रेटजी है। कॉम्पिटिटर्स को रिस्पॉन्ड करने के लिए अगर कोई स्ट्रेटजी बनाई जा रही है तो वो एक्सटर्नल स्ट्रेटजी है। अब कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे स्ट्रेटजी के लिखे हुए हैं।
वो मैं पढ़ देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सेलेक्शन ऑफ द मीडियम ऑफ एडवर्टीजमेंट, सेलेक्शन ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ व्हाट स्ट्रैटजी, है ना। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आप सेलेक्ट करने जा रहे हो, कौन सा एडवर्टाइजिंग का मीडिया आप सेलेक्ट करोगे, ये स्ट्रेटजी है। किसी कंपनी की स्ट्रेटजी हो सकती है वो मे बी सिर्फ प्रिंट मीडिया में ही एडवर्टीजमेंट करेंगे। किसी कंपनी की स्ट्रेटजी हो सकती है कि भाई वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया में भी ठीक एडवर्टाइजिंग देगी। तो स्ट्रेटजी जो है वो फर्म टू फर्म डिपेंड करती है कि एक फर्म की स्ट्रेटजी अलग हो सकती है सेम एक्टिविटी को लेके या सेम ऑब्जेक्टिव को लेके, और दूसरी फर्म की अलग हो सकती है। तो स्ट्रेटजी इज़ बेसिकली इज़ ए ब्रॉड एनकाउंटर। ब्रॉड एनकाउंटर का मतलब एक कॉम्प्रेहेंसिव प्लान है, बड़ा प्लान है जिसमें कई सारे सेट ऑफ प्लान्स हैं। क्लियर हो गया। तो स्टार्ट्स विथ व्हाट, ऑब्जेक्टिव, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स एलोकेट कर दिए गए, फिर उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए अलग डिटेल्ड प्लान बनाए जाते हैं विच इज़ सिंपली इंक्लूडेड इन स्ट्रेटजी। इसके बाद में नेक्स्ट आपका जो प्लान आता है दैट इज़ व्हाट, पॉलिसी। पॉलिसी आर दी जनरल गाइडलाइंस, ब्रॉड एनकाउंटर्स विद इन विच मैनेजर्स विल फंक्शन। पॉलिसीज डिटरमाइंड फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजर्स विल बिहेव, यानी कि मैनेजर्स का जो पैरामीटर है, यानी कि किस पैरामीटर में रहते हुए मैनेजर काम करेंगे। तो सिंपल वर्ड्स में बच्चों अगर मैं बोलूँ ना, तो पॉलिसी का मतलब है कि किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में फर्म या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंडिविजुअल कैसे रिएक्ट करता है, इट इज़ कॉल्ड पॉलिसी, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी की पॉलिसी हो सकती है कि भाई क्रेडिट सेल करेगी, एट द सेम टाइम दूसरी कंपनी की पॉलिसी हो सकती है कि सिर्फ कैश सेल्स करेगी। एट द सेम टाइम तीसरी कंपनी हो सकती है सेलेक्टिव क्रेडिट वर्दी कस्टमर्स को जो है ना वो उधार बेच दे, और अगर कस्टमर की गुडविल अच्छी नहीं है, क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी नहीं है, तो फिर हो सकता है कैश बेचें। सिमिलरली किसी स्कूल की पॉलिसी हो सकती है कि फ़ीस टाइम पे जमा करनी है, फ़ीस अगर लेट होगी तो बच्चे के घर पे कॉल किया जाएगा। एट द सेम टाइम किसी स्कूल की पॉलिसी हो सकती है कि भाई अगर फ़ीस जमा नहीं हुई तो जो डिले फ़ीस होगी, डिलेड फ़ीस पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो डिपेंडिंग ऑन द इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन सेम सिचुएशन को हैंडल करने के लिए पॉलिसीज़ अलग अलग होती हैं, है ना। तो पॉलिसीज़ आर बेसिकली जनरल गाइडलाइंस, ठीक है, विच बेसिकली डिटरमाइंस द बिहेवियर ऑफ द पीपल, कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में लोग कैसे बिहेव करेंगे, इंस्टीट्यूशन कैसे बिहेव करेगा। और पॉलिसी वो पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेसिस पे, ठीक है, मैनेजर्स रिएक्ट करेंगे या मैनेजर्स बिहेव करेंगे। क्लियर हो गया। अब किसी स्ट्रैटजी को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, इट विल डिपेंड ऑन द पॉलिसी, है ना। किसी पॉलिसी यानी कि जो स्ट्रैटजी किसी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट होगी वो एक पर्टिकुलर पॉलिसी पे डिपेंड करेगा। यानी कि स्ट्रैटजी जो भी इम्प्लीमेंट होगी उसके लिए पॉलिसी एक बेस का काम करती है ना। पॉलिसी इज़ द ब्रॉड पैरामीटर विच डिसाइड हाउ स्ट्रैटजी विल बी इम्प्लीमेंटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नाउ कमिंग टू रूल्स। रूल्स की अगर हम बात करें तो रूल्स आर डूज एंड डोंट्स, व्हाट इज़ टू बी डन, व्हाट इज़ नॉट टू बी डन इन दी ऑर्गेनाइजेशन। रूल्स बच्चों थोड़े से रिजिड होते हैं, जब रिजिड का मतलब कठोर होंगे, जबकि पॉलिसी कैसी होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं। जैसे नो स्मोकिंग रूल्स हैं, है ना। कमिंग टू ऑफिस एट, ठीक है, शार्प 10 मॉर्निंग रूल हो गया। नो स्मोकिंग एट वर्क प्लेस रूल हो गया, है ना। वेयरिंग द सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट्स ऑन द साइट रूल हो गया। तो रूल्स थोड़े से रिजिड होते हैं, ये बेसिकली आपका डूज एंड डोंट्स बताएंगे और एरिया डिसाइड करेंगे, इनमें फ्लेक्सिबिलिटी के चांसेस नहीं है, ठीक है। जबकि पॉलिसीज़ स्पेशल गाइडलाइंस हैं या जनरल गाइडलाइंस है, सॉरी नॉट स्पेसिफिक, जनरल गाइडलाइंस जो किसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है उसके ऊपर काम करेंगी, है ना। पॉलिसी थोड़ी सी फ्लेक्सिबल है, डिपेंडिंग ऑन दी पर्सन टू पर्सन या पार्टी टू पार्टी पॉलिसी में चेंजेस करना पॉसिबल है। मैंने जैसे एग्जांपल दिया, कंपनी कैश सेल्स कर रही है बट कोई क्रेडिट वर्दी कस्टमर आ गया तो उधार भी बेच देगी, है ना। बट रूल है, सबके लिए सेम है, जुडिशियस है। नेक्स्ट कमिंग टू प्रोसीजर। तो बच्चों प्रोसीजर बचा है। प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर इज द बेसिकली रिफर्स टू स्टेप्स या सीक्वेंस ऑफ डूइंग ए जॉब। किसी जॉब को करने की जो सीक्वेंस है वन बाय वन, कौन सा स्टेप पहले आएगा, कौन सा स्टेप बाद में आएगा, तो वो क्या हो गया? प्रोसीजर। प्रोसीजर आर द रूटीन स्टेप्स डिटेलिंग द एग्जैक्ट मैनर ऑफ परफॉर्मिंग ए जॉब। यानी कि एक रूटीन स्टेप्स वन बाय वन, भाई पहले ये स्टेप है, दूसरा ये स्टेप है, तीसरा ये है, चौथा ये है। फॉर एग्जांपल एक बैंक है, उसकी क्रेडिट कलेक्शन प्रोसीजर क्या है? तो पहले कस्टमर के घर पे नोटिस भेजेंगे, या पहले हो सकता है मैसेज किया जाए व्हाट्सएप के थ्रू, या टेक्स्ट मैसेज किया जाए रिकवरी का। दूसरे नंबर पे फिर भी अगर कस्टमर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो उसको एक नोटिस भेजा जाएगा, रिटन नोटिस। फिर भी अगर कस्टमर रिस्पॉन्ड नहीं किया गया तो टीम की कलेक्शन टीम जो है वो घर पे या बिज़नेस प्लेस पे जाके कलेक्ट करेगी,
है ना। और फिर भी अगर जो है वो कस्टमर इज़ नॉट पेइंग द डेट, तो उसके बाद उसके अगेंस्ट जो है वो डिसिप्लिनरी यानी कि लीगल एक्शन लिया जा सकता है। तो ये 4 स्टेप्स बच्चों इन्वॉल्व हो गए। क्या में इन्वॉल्व हो गए? क्रेडिट कलेक्शन प्रोसीजर ऑफ ए बैंक। तो प्रोसीजर का मतलब बड़ा बड़ा सिंपल होता है बच्चों कि भाई कोई एक्टिविटी या कोई जॉब अगर करनी है तो उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स परफॉर्म किए जाएंगे, विच स्टेप विल बी फर्स्ट, विच स्टेप विल बी लेटर ऑन एंड लेटर ऑन, है ना। तो यहाँ पे प्रोसीजर जो है आपको, ठीक है, एक सीक्वेंस दे देता है एक्शंस का कि कौन सा एक्शन पहले होगा, कौन सा एक्शन बाद में। अभी हम देख रहे हैं कि हमारे बिजनेस में बहुत सारे प्रोसेस हैं, जैसे सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसीजर, रिक्रूटमेंट प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस आपने पढ़ा है बच्चों, सबसे पहले प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग हो गया, देन रिटन टेस्ट हो गया यानी कि सिलेक्शन टेस्ट, देन इंटरव्यू। तो ये सब क्या है? प्रोसेस है। पहले नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे क्या है, तीसरे नंबर पे क्या है, यानी कि किसी एक्टिविटी या जॉब को कंप्लीट करना है तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स जो परफॉर्म किए जाएंगे एक्टिविटीज़ के, वो क्या हो गया? प्रोसीजर, है ना। तो मैं यहाँ पे एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है, सीक्वेंस ऑफ एक्शंस, ये यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, देखिए, सीक्वेंस ऑफ एक्शंस टू बी टेकन आर जनरली, ठीक है। तो जनरली जो सीक्वेंस ऑफ एक्शन है, ठीक है, टू एनफोर्स ए पॉलिसी एंड टू ए प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव। तो एक पॉलिसी को एनफोर्स करने के लिए एक प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एक सीक्वेंस ऑफ एक्शंस की जो सीरीज़ है वो क्या हो गई? प्रोसीजर। लास्ट हम आते हैं बच्चों, जो बचा है हमारा मेथड, ठीक है। तो मेन इंपॉर्टेंट प्लान्स में डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें लास्ट वन में डिस्कस करूँगा मेथड। तो मेथड प्रोवाइड्स द प्रिस्क्राइब वे विद इन विच ए जॉब कैन बी परफॉर्म। एक मैनर जो है, कौन से मैनर में जॉब को परफॉर्म किया जा सकता है। बच्चों एक काम का करने का कई सारे मेथड्स हो सकते हैं, तो बट हम कौन सा मेथड जनरली सेलेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में किसी काम को करने का जो हमारा टाइम बचाएगा, मनी बचाएगा, एफर्ट्स बचाएगा और जिस मेथड में फ्लेक्सिबिलिटी होगी। तो अभी टेलर का एक साइंटिफिक टेक्निक है मेथड स्टडी, ठीक है। मेथड स्टडी डील्स विद फाइंडिंग आउट द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग ए जॉब, है ना। तो हाउ वी ट्राई टू फाइंड आउट द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग ए जॉब। हम कई सारे मेथड्स को स्टडी करते हैं, उसमें से एक वो मेथड सेलेक्ट करते हैं जो हमारा टाइम भी बचाएगा, मनी भी बचाएगा, एफर्ट्स भी बचाएगा और फ्लेक्सिबिलिटी होगी, जिसमें चेंजेस अगर करने पड़े तो कभी भी किए जा सकें, है ना। अब ट्रेनिंग के बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, ओरिएंटेशन इंडक्शन के मेथड्स हो सकते हैं, प्रोडक्शन के अलग अलग मेथड हो सकते हैं, उसमें से कोई एक मेथड आप सेलेक्ट कर सकते हो। टीचिंग मेथडोलॉजी अलग अलग हो सकती हैं, है ना। अभी मेरे को टीचिंग करनी है, हो सकता है मैं स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाने लगूँ, या हो सकता है वाइट बोर्ड से पढ़ाऊँ, या हो सकता है मैं ऑनलाइन क्लास ले लूँ, है ना। तो यह हो सकता है यूट्यूब पे रिकॉर्ड करके, जैसे कि मैं वीडियो डाल रहा हूँ, ये भी एक टीचिंग का मेथड है। तो मेथड्स बेसिकली कौन से हैं? किसी काम को करने के प्रिस्क्राइब्ड वेज, अलग अलग तरीके जो एक काम को करने के हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाते हैं? मेथड्स। अभी कई बच्चों में डाउट आता है कि भाई मेथड्स और प्रोसीजर्स में कैसे अलग अलग है। तो प्रोसीजर का मतलब स्टेप्स हो गया बच्चों, एक काम को करने के कई सारे स्टेप्स, पहले कौन सा बाद में कौन सा, वही प्रोसीजर हो गया। अभी हो सकता है एक एक स्टेप को आप कई अलग अलग तरीके से परफॉर्म कर लें। जैसे रिक्रूटमेंट प्रोसेस की अगर हम बात करें तो रिक्रूटमेंट इज़ ए प्रोसीजर। अभी रिक्रूटमेंट प्रोसीजर का जो सेकंड स्टेप है ना बच्चों, दैट इज़ व्हाट? सिलेक्शन टेस्ट। अब सिलेक्शन टेस्ट, पहला स्टेप कौन सा था रिक्रूटमेंट प्रोसीजर का? प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। सेकंड कौन सा आ गया हमारा? सिलेक्शन टेस्ट। अभी जो सेकंड स्टेप है ना इस प्रोसीजर का, रिक्रूटमेंट प्रोसीजर का, उसको हम कई मेथड से परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे सिलेक्शन टेस्ट ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, तो ये 2 मेथड हो गए। अब हम कौन सा मेथड सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमारा टाइम बचे, एफर्ट्स बचे और जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो। इट इज़ हाउ द प्रोसीजर इज़ डिफरेंट फ्रॉम मेथड, है ना। तो आप ये कह सकते हो प्रोसीजर के हर स्टेप को हम कितने तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, वो मेथड है ना। तो नेक्स्ट कमिंग टू प्रोग्राम। A program may consist detailed list of project outlining the different policies, procedures, rules, tasks and physical and human resources required to complete the particular course of action। किसी काम को करने के लिए क्या पॉलिसी होगी, प्रोसीजर होगा, रूल्स क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा, फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेज हमें कौन कौन से चाहिए होंगे। तो ये कंप्लीट कॉम्प्रहेंसिव डाटा क्या हो गया भाई? प्रोग्राम, है ना। तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हो गया, एनुअल डे फंक्शन प्रोग्राम हो गया,
बजट एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स होते हैं न्यूमेरिकल फिगर्स में जो हम अचीव करना चाहते हैं कमिंग फ्यूचर में। बजट्स आर नेवर मेड फॉर द पास्ट। बजट्स कब के बनते हैं? फ्यूचर के एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स इन नंबर्स, जैसे सेल्स बजट, किस महीने में कितनी सेल करेंगे हम, प्रोडक्शन बजट, किस महीने में कितने यूनिट्स का प्रोडक्शन करेंगे, है ना। तो ये सब क्या हो जाते हैं? बजट। तो बच्चों ये पूरा का पूरा डिटेल कंप्लीट रिवीजन मैंने कराया है, ठीक है, प्लानिंग चैप्टर का। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें, और जो बच्चे इन वीडियोस को देख रहे हैं, ठीक है, उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और जहाँ तक हो सके तो लाइक करें, ठीक है, लाइक बटन ज़रूर करें। ओके बच्चों, थैंक यू।